हेलो एवरीवन। तो निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज़ जिसके अंतर्गत हम आज कक्षा 6 की जो भूगोल की एनसीईआरटी बुक है जिसका चैप्टर नंबर 8 आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 8 इसका क्या है? जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो जिसके अंतर्गत हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देख लें, पृथ्वी हमारा आवास है। तो इसमें देख लें हम चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी, चैप्टर नंबर 2 अक्षांश एवं देशांत, चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ, चैप्टर नंबर 4 मानचित्र, 5th में है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, 6th में देखे हमने क्या पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, 7 में देखे क्या हमारा देश भारत। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो इस कक्षा 6 की एनसीईआरटी का जो भूगोल की है उसका आज ये लास्ट चैप्टर है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 में क्या है और क्या है वन्यजीव प्राणी। तो भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, तो इसमें हम आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, मतलब कि आज भी देखें हम तो समाचार में मौसम से संबंधित जानकारी हमको समाचार के माध्यम या पेपर के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से या रेडियो या टेलीविज़न में जो मौसम से संबंधित जानकारी हमें आज भी मिलती है तथा जिसको हम टेलीविज़न पर देख सकते। तो दूसरों से संबंध में बात करते हुए हम सुनते हैं, मतलब कि जो दूसरे लोग बात करते हैं उनसे संबंधित हम उनसे क्या बात सुनते हैं। तो आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जो हम आज भी देखें तो मौसम क्या है, दिन प्रतिदिन लगातार जो परिवर्तन होते रहता है और होता ही है। जो मौसम इसके तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं, जिसमें इनमें सूर्य भी है, तापमान भी है और इसकी सूर्य की विकिरण इसके माध्यम से भी शामिल है। तो आप उदाहरण के लिए मौसम संबंधी गर्म, जैसे मौसम जैसा गर्म है, मौसम कभी गर्म रहता है, कभी ठंडा रहता है, या कभी आसमान बादल जो होते हैं वह आसमान में छाए रहते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्या वर्षा होने की भी संभावना होती है। तो इसमें आपको इस समय देखोगे कि मौसम बहुत गर्म रहता है। आपको ऊनी वस्त्र, मतलब कि जब ठंड के टाइम होता है तो उस टाइम में क्या होता है, ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है और गर्म के मौसम में ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे खाने पीने जैसे कि ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। कब? जो गर्मी के मौसम में। तो फिर इसमें देखेंगे कि ठंड लगती है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने पहले बतलाया कि ठंड के टाइम में ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, गर्मी के टाइम में इन वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि इस टाइम में क्या होता है, ठंडे पदार्थों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप ठंडी में तेज़ हवाएं चलती हैं तो उन दिनों पर क्या गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। कौन सा टाइम रहता है वो, जो ठंडी का टाइम रहता है उस टाइम पे गर्म चीज़ को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में आप देखोगे तो क्या है, मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे कि दिसंबर से फरवरी तक कौन सा मौसम रहता है, दिसंबर से फरवरी तक आप देखोगे तो कौन सा, ठंड का मौसम रहता है। ठीक इसी प्रकार आप देखोगे मार्च से मई तक का मौसम रहता है जो बहुत गर्म रहता है। जून से सितंबर तक का मौसम जो क्या रहता है, वह है जून से सितंबर तक का मौसम वर्षा का रहता है। कब से? जून से सितंबर तक का मौसम कैसा रहता है, वह मौसम रहता है वर्षा का। और फिर अक्टूबर से नवंबर तक का मौसम आप देखोगे तो वह मानसून के लौटते मौसम का है, जो कि तो फिर आज हम देखेंगे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कौन सी, शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु क्या है? शीत ऋतु या ठंड के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, मतलब कि
शीत ऋतु कब होती है? जैसे कि ठंड के मौसम में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो होती है वह सीधी नहीं पड़ती, इसके परिस्वरूप क्या है कि फलस्वरूप सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जो कि उत्तर भारत का तापमान जिससे कम होता है। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखें तो ग्रीष्म ऋतु के टाइम में क्या मौसम गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जैसे गर्मी का जो मौसम होता है उस टाइम पे क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है वह सीधी पड़ती है और तापमान बहुत अधिक गर्म होता है, मतलब कि तापमान में तब अधिक होता है, जिसके कारण क्या होती है उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो दिन के समय में गर्मी तथा शुष्क पवन हवा धीरे धीरे चलती है, मतलब कि उसमें क्या होता है जैसे कि गर्मी तेज रहती, धूप तेज रहती है, जब गर्म हवा चलती है तो क्या होती है लू लगती, मतलब कि तेज हवाएं चलती है, उसे क्या कहते हैं लू कहा जाता है। तो फिर आप इसमें चित्र में भी देख सकते हैं कि सूर्य के बारे में, सूर्य है, फिर मौसम में बादलों का छाया, फिर छाता की आवश्यकता पड़ती है जैसे कि बरसात के टाइम पे। तो आओ इसमें कुछ खेलें, मतलब हमारा देश कभी कभी भागों में लोगों को अपने पास क्या करते हैं वह संजोए रखते हैं, और फिर फलों जैसे ठंडे पेय पदार्थ जैसे ठंडे पेय पदार्थ या शरबत कहा जाता है, इनका सेवन करते समय एक होता है जैसे दुष्प्रभावों पर पदार्थों का बुझाने तथा अच्छे साधन है, लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आप कभी कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही, शरबत आदि, छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि से पिए जाते हैं, जो कब ठंड के टाइम नहीं, गर्मी के टाइम, जिसमें मिल्क शेक बनते हैं। गर्मी के तट पर आप पहली बार वर्षा हमें आनंदित, मतलब कि जैसा गर्म का मौसम रहता है उस टाइम में जब पहली बारिश होती है तो उस टाइम पे क्या है तो ठंड का एहसास होता है, मतलब बहुत आनंद महसूस होती। तो हमारी सभी भाषाओं पर वर्षा, जैसी वर्षा का गीत है, ये सुनते हैं अच्छे लगने लगे, मतलब जो वर्षा का गीत है उस टाइम पे सुनते हैं तो क्या होता है बहुत अच्छा लगता है सुनने तथा हमें आनंदित करते हैं। तो फिर आप देखेंगे दो गानों को याद तथा साथ ही मिलकर गाए जाते हैं, जैसे कि दो गानों को साथ में मिलकर क्या करते हैं उसको गाते हैं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करके लिखें, जैसे कि आप भाषा, वर्षों के नामों की जानकारी, मित्रों को, पड़ोसियों तथा परिवार सदस्यों की प्राप्त, उदाहरण के लिए जैसे कि हिंदी वर्षा, मराठी पाउश, फिर उर्दू बारिश, बंगाली करपों। और फिर आप इसमें फिर देखोगे आप क्या दक्षिणी पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून क्या होता है अनेक तथा आगे बढ़ने के मौसम। मानसून जो होता है आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। कौन? मानसून। तो इस समय आप क्या देखोगे पवन बंगाल की खाड़ी, मतलब जब पवनें जो होती है बंगाल की खाड़ी में, जैसे कि ये हमारा क्या हुआ भारत, तो आप देखोगे इस साइड क्या बंगाल की खाड़ी, इस साइड अरब सागर। तो मतलब जैसे जैसे ये हवा इस साइड ऐसी चलेगी तो क्या हो यहाँ मानसून आने का मौसम बन जाता है। ठीक इसी प्रकार अरेबियन सागर में भी। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं कि सागर की ओर बहती हैं तथा ये साथ ही नमी, मतलब कि धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का थोड़ा नमी चलते जाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तो जब ये हवा बहुत तेज चलती है, जैसे कि आप देखोगे ये पहाड़ है, पहाड़ों पर जब हवा बहुत तेज चलेगी, जब इससे टकराएगी तो यहाँ पर क्या बारिश होने की पूरी संभावना बन जाती है, मतलब कि हो सकता है कि बारिश हो जाए। यदि ज़्यादा टकराव हुआ तो बारिश हो जाएगी। तो आप देखेंगे मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय क्या होता है कि पवन स्थल भागों से लौटकर क्या बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और मानसून के लौटने का ये मौसम होता है। जैसे कि पवन चलती है तो उस समय क्या मानसून का लौटने का मौसम होता है। तो फिर यह भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के में जो मौसम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो मौसम के कारण वर्षा होती है, जो लौटता हुआ मौसम के कारण वर्षा होती है। किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों पर मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या बोलते हैं, उसे हम जलवायु बोलते हैं। भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु में कौन सी जलवायु होती है? भारत की जलवायु में मौसमी यानी कि मौसम के मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। किनको?
भारत की जलवायु कि हाँ यह मौसम जो होता है, मानसून शब्द अरबी भाषा मौसम से लिया गया। मानसून शब्द कौन सी भाषा, अरबी भाषा किससे लिए गए, मौसम से लिए गए, जिसका अर्थ होता है मौसम। इसका अर्थ क्या होता है, मौसम। भारत की स्थिति आप देखोगे क्या, उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिक वर्षा कैसी होती है, मानसूनी पवन होती है। कैसी होती है, अधिक मानसूनी पवन होती है। भारत में कृषि वर्षा और भारत की जो कृषि है मुख्यतः पर यह किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। जो अच्छा मानसून का मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन, मतलब कि जैसे बारिश ज़्यादा होगी तो उस टाइम में क्या होगा, फसल अच्छे ज़्यादा पैदावार होने की संभावना होगी, और जैसे कम बारिश हुई तो पैदावार भी कम होगी। ठीक इसी प्रकार इसको फसल का जो उत्पादन मौसम पर निर्भर रहता है। अगर आप किसी वर्षा मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, सही उत्तर है चिन्ह पर दे, प्रभावित होगी। यदि कम वर्षा होगी तो क्या होगी, फसल प्रभावित होगी और कुएं का पानी स्तर ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। यदि बरसात ज़्यादा बारिश होगी तो जल स्तर ऊपर आएगा, कम बारिश होगी तो जल स्तर नीचे जाएगा। गर्मी का मौसम कैसा होता है, लंबा होता है, छोटा होता है, लंबा होता है। तो इस प्रकार इनको दर्शाते हैं। तो फिर हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से किसी जलवायु स्थान या उसकी ऊंचाई के बारे में देखते हैं। समय दूरी के साथ उच्च वाच पर निर्भर करती है। कौन सी, समुद्र की दूरी जो होती है वह उच्च वाच पर निर्भर करती है। इसीलिए भारत में जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होते हैं। कौन सी जलवायु, क्षेत्रीय विभिन्नता का अंतर होता है किसमें, भारतीय जलवायु में। तो फिर जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल में, राजस्थान का कौन सा मरुस्थल है, आप देखिए राजस्थान में थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल स्थित है। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर का बहुत गर्म स्थान, कौन सा, जैसलमेर और बीकानेर का स्थान क्या होता है, गर्मी के टाइम में राजस्थान में बहुत अधिक क्या होता है, गर्म स्थान होता है। तो फिर आप इसमें देखोगे जम्मू और कश्मीर में ट्रांस हिमालय और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। ठंड के टाइम में देखोगे तो आप क्या, जम्मू कश्मीर में ट्रांस एवं कारगिल के में बहुत अधिक बर्फ की ठंड पड़ती है। तो फिर तटीय क्षेत्र में, जैसे कि आप तटीय क्षेत्र में जाओगे तो मुंबई है, कोलकाता की जलवायु मध्यम होती है। तटीय क्षेत्र में मुंबई और कोलकाता की जलवायु कैसी होती है, वह मध्यम होती है। तो फिर इसमें ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक, जलवायु मध्यम होगी तो इसमें ना तो गर्मी ज़्यादा होगी ना तो ठंड ज़्यादा होगी। और समुद्र के तट पर होने के कारण स्थान क्या होता है, बहुत अधिक आर्द्र हो जाता। मतलब कि जैसे समुद्र है, समुद्र के किनारे जो राज्य हैं उन राज्यों का मौसम कैसा होता हुआ है, बहुत अधिक क्या हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। तो फिर आर्द्र हो जाता है तो फिर इसमें जैसे कि आप सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र देखोगे आप तो मेघालय में स्थित कौन सा, मौसिनराम होता है। और फिर जबकि अधिक वर्षा वाला स्थान जबकि किसी वर्ष में राजस्थान में जैसे जैसलमेर में वर्षा नहीं होती, मतलब कभी होती है कभी नहीं होती, किसी टाइम पे देखोगे। कहाँ पर, राजस्थान के जैसलमेर में। तो इसमें दिया गया कि कुछ करके सीखे। भारत के मानचित्र में पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित कीजिएगा। तो फिर इसमें दिया गया चित्रों में आप देखोगे, इसमें पेड़, झाड़ी पत्ती वाला परत, तरुण परत, वितान है, उद्गामी परत है, 60 मीटर की ऊंचाई, ये 40 मीटर की ऊंचाई में दर्शाता है, ये 20 मीटर की ऊंचाई मीटर, फिर 1.5 मीटर। तो फिर इसमें है प्राकृतिक वनस्पति, मतलब जो प्रकृति की देन है, प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति की देन के आधार पर है उन्हें क्या, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बतलाते हैं। फिर आप देखोगे अपने चारों ओर जो विभिन्न प्रकार के पादप देखते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारे चारों ओर जो विभिन्न तरीके के या विभिन्न प्रकार के जो पादप देखते हैं, जो घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। मतलब कि जैसे कि ये घास का मैदान है, इस मैदान पे आप जाओगे खेलोगे तो कितना अच्छा महसूस होगा। या कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी
कहा जाता है। मतलब कि ये मैदान है, मैदान के कुछ क्षेत्रों में आप जाओगे तो छोटे छोटे पेड़ पौधे मिलेंगे, तो उनको क्या कहा जाता है, उन्हें हम छोटी झाड़ी कहते हैं। तो फिर इस तरह से इन पौधों के बारे में बतलाते हैं। फिर इसके अतिरिक्त क्या होते हैं, ये वृक्ष बहुत लंबे होते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न की शाखाएं, जो पत्तियां, मतलब कि जो शाखाएं छोटी छोटी टहनियाँ के रूप में निकलती हैं, उनकी पत्तियां होती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि नीम है, आम है, कि कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं। तो वे पत्तियां मात्रा बहुत कम होती, मतलब इनमें बहुत पत्तियों की मात्रा कैसी होती है, बहुत कम होती है। जैसे नारियल, घास की झाड़ियाँ, पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उप जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जो बिन पेड़ों के द्वारा उप जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो फिर इसमें यह कभी नहीं सोचते हैं कि वह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, या फिर अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे कि जलवायु के आधार पर वहाँ की वनस्पतियां भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जलवायु में स्थान विभिन्नता के कारण, जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कहाँ पर, भारत में, क्योंकि वहाँ की जलवायु के आधार पर होती है। तो फिर हम देखते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब कि वनों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वन वे हमें विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वह हमें ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम उन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, या फिर जिन्हें हम सांस लेने के रूप में लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से वह पेड़ पौधे की जड़ें जो होती है मिट्टी को बांधे रखती है, मतलब कि मिट्टी को, जैसे कि आप देखिएगा कि ये पेड़ है, यहाँ पर ये जड़ें क्या होती है, इसमें मिट्टियाँ एक दूसरे से सटी रहती है। तो यहाँ की मिट्टी और इधर की मिट्टी ना ज़्यादा आएगी ना ज़्यादा बहेगी, मतलब कि वह स्थायी रहेगी। यदि ये पेड़ काट दिया जाएगा तो यहाँ पर मिट्टियाँ जो होती है वह सीधी सपाट होते यहाँ से चलते, यानी कि पानी के साथ साथ वह चली जाएगी, जिससे अपरदन हो जाएगा। और यदि पेड़ रहेंगे तो वह अपरदन होने से इनको मिट्टी को बचाया जा सकता है। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि वनों में हमें क्या है, वनों से हमें क्या मिलता है, ईंधन है, लकड़ी है, चाय है, जड़ी बूटियां हैं, लाख है, शहद है, गोंद है, इत्यादि वस्तु हमें किससे प्राप्त होती हैं, वनों से प्राप्त होती हैं। ये वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। कहाँ पर, जहाँ पर वन्य जीवों के लिए वह प्राकृतिक निवास माना जाता है। पेड़ों की अंधाधुंध, यदि पेड़ों की हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं तो वह इसका कारण यह है कि भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति को क्या करते हैं, हम उनको नष्ट कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। जो अधिकतर हमें पौधे लगाने चाहिए, ना कि पौधे, यदि हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो कम से कम हम उनको पेड़ लगाने की भी कोशिश करें, कम काटें, कम ज़्यादा लगाएं। तो इससे क्या होता है, इससे प्राकृतिक वनस्पति में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक काटेंगे 4 लगाएंगे तो इसका आधार क्या होता है, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ते जाएगी और प्राकृतिक वनस्पति को भी नुकसान कम होगा। तो फिर इससे पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जैसे कुछ खास तौर पर आप कहोगे आयोजन, जैसे कि वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं कि हमें पृथ्वी को किस तरह से हरा भरा रखना है या रख सकते हैं। लीला के माता पिता ने उसके जन्मदिन पर नीम के पेड़ पौधे रोपा। किसके, नीला के जन्मदिन पर। किसके, उसके माता पिता ने। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्हें अलग अलग तरह के पौधे रोपा जाता है। तो हमें पानी की सींचा जाता है, अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता है, बच्चों का
का भी ध्यान रखते हैं, जिससे कि उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। जब तक लीला 20 वर्ष की हुई तब तक यह सुंदर वृक्ष और उसके चारों ओर खड़े खड़े थे और चिड़िया उन पर अपना घोंसला बना लिए थे और फूलते खिलते तितलियां और चारों ओर मंडराती थी और बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया और उनकी शाखाएं क्या हुए, झूलने शाखा पर झूले तथा उनकी छाया पर खेला करते थे। कौन? बच्चे। जैसे कि आप ये पेड़ देख सकते हैं, पेड़ ऊपर क्या वायुमंडल क्या ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, आश्रम है, आश्रय है और फिर चारा है, फिर ईंधन है, खेल का सामान है, फर्नीचर है और फिर मिट्टी का बांधना, मतलब ये पेड़ है जो तो वह आने वाली मिट्टी को वह किस तरह से जड़ों में संजोए रखता है, जिसके कारण कि वह मिट्टी को बहने से रोकता है। फिर इसमें रबर है, इमारती लकड़ी है, प्राकृतिक वन्य जीवों में प्राकृतिक निवास है, गोंद, फसल, शहद इत्यादि को दर्शाया गया। फिर इसमें देखेंगे कि हम वन्य प्राणी क्या है। तो वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। वन्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इसमें निवास करते हैं, जिसमें वनों में जंतु हजारों प्रकार की इसमें क्या होती है, प्रजातियां हैं, जिसमें भिन्न प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। क्या? सरीसृप है, उभयचर है, पक्षियां हैं, स्तनधारी हैं, कीटे हैं और कीड़े मकोड़े का निवास स्थान है। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से इसमें बाघ क्या है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिरवन में एशियाटिक शेरों का निवास है। आप देखेंगे कि क्या गुजरात में कौन से शेर है, एशियाटिक शेरों का निवास है। तो यह हाथी एक सींग वाले गैंडे, जैसे एक सींग वाला गैंडा आपको कहाँ मिलेगा, आसाम के जंगलों में घूमता हुआ दिखते हैं। और हाथी आपको मिलेंगे केरल है, कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत में ज़्यादातर रेगिस्तान वाले जंगली गधा कच्छ के रण में मिलेगा। जंगली गधा कहाँ मिलेगा? कच्छ के रण। कहाँ पर? गुजरात में पाए जाते हैं। जंगली बकरी है, हिम तेंदुआ है, भालू है इत्यादि हिमालय में क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके लिए अतिरिक्त है बहुत से दूसरे जानवर, जैसे बंदर है, शियार है, भेड़िया है, नीलगाय है, चीतल है इत्यादि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जानवर मुख्यतः तौर पर भारत में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों का भी एक ऐसी प्रचुर मात्रा में प्रचुरता है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी हमको मिलेगा क्या? मोर मिलेगा। भारत में पक्षी जैसे कि तोता है, मैना है, कबूतर है, बुलबुल है, बत्तख है इत्यादि अन्य सारे प्रकार के राष्ट्रीय उद्यानों में ये पक्षी मिलते हैं। पक्षियों में उनका एक प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, जैसे कि उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। जैसे कि जो शिकारी है वह किसकी रक्षा करते हैं? पक्षियों की रक्षा करते हैं। और अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले 5 प्रकार के पक्षियों के नाम बताइए, जैसे कि क्षेत्रों में जो पक्षी पाए जाते हैं। सैकड़ों सांपों की आप देखोगे तो सैकड़ों प्रजाति हैं, जैसे कि कोबरा, करैत। इनमें मुख्यतः कौन से हैं? फर्स्ट क्या? कोबरा, सेकंड क्या? कुरैत। अब इनकी देखते हैं क्या प्रमुख हैं। वनों को काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले, जैसे कि वनों को हम काटते हैं जिससे कि जानवरों के शिकार के कारण भारत में जो पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजातियां हैं, जो प्रजाति में निरंतर तेजी से क्या हो रही हुआ है, घट रही है, क्योंकि हम वनों के कारण उनके रहने के स्थान को हम क्या कर रहे हैं, अधिकतर क्या कर रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं, जिसके कारण उन पर तेजी से उनकी तेजी से संख्या क्या हो रही है, लगातार कम होते जा रही है। जैसे कि बहुत सी प्रजातियों को समाप्त होने के कगार पर हो चुकी हैं। और फिर आप इसमें देखोगे कि तो फिर इसमें आप देखोगे नेशनल पार्क मिलेंगे, फिर पशु विहार है, जीव मंडल है, आरक्षित क्षेत्र किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों से बचाने के लिए कौन सी परियोजना लागू की? बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी परियोजना शुरू की, जिससे कि इन जीवों पर हो रही निरंतर कमी को रोका जा सके। जैसे कि आप इस मानचित्र में इनको दर्शाया गया, जैसे कि इस मानचित्र में देख सकते हैं कि चीता है,
बाघ है, और फिर गैंडे हैं, हाथी है, हिरन है, बत्तख है, इनके बारे में बतलाया गया। इस प्रकार से इनको दर्शाया गया। फिर इसमें देखते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण में आप क्या करते हैं, अपने हाथ में बढ़ा सकते हैं, और फिर आप जानवरों के शरीर में विभिन्न अंगों में जैसे कि हड्डियां, सींग है, पंख है, से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मानते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसे हम कौन सा सप्ताह के रूप में मानते हैं, उसे वन्य जीव सप्ताह के रूप में मानते हैं, ताकि वन्य जीवों के विनाश को हम क्या करें, सुरक्षिता एवं जागरूकता हो सकें। इसमें आप देख सकते हैं कि शिकारी बाघों को क्या मारते हैं। तो हमें वनों को, अगर बाघ खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या हमें अपने बाघ आरक्षित क्षेत्र में चिड़ियाघर देखते हैं और यह बाघों की यानी कि बाघों को रखा जाता है। प्रवासी पक्षी में देखिए आप कुछ जैसे कि पिंडेल बत्तख है, वह कारलियुक है, फिर फ्लेमिंगो है, ऑफरी है, टिस्टल है, स्ट्रीट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और सबसे छोटा लिटिल स्ट्रीट जिसका वजन 15 ग्राम होता है, वह आर्कटिक से 8000 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो फिर इसमें आप इस तरह से इनको देख सकते हैं। तो फिर देख लेते हैं इसमें कि क्या है, कुछ क्वेश्चन हैं इनके बारे में। कौन सा भारत में वर्षा लाती है, मतलब कौन सी पवन जो है वह भारत में वर्षा लाती है और वह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। भारत के जो विभिन्न मौसम के नाम बताइए। भारत में कौन कौन से मौसम है? आपने देखा कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और फिर क्या, वर्षा ऋतु, ये 3 प्रकार के मौसम ऋतुएं हैं। इसके आधार पर बारिश होती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, इसके बारे में बतलाना है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपने देखा मौसिनराम में। और जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको ये मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में बतलाना है। दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? यानी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो समुद्र के स्थल की ओर बहती है, समुद्र के से स्थल की ओर, या स्थल से समुद्र को, मतलब कि समुद्र से स्थल की ओर बहती है। मतलब समुद्र है, समुद्र से क्या जाती है, वह स्थल की ओर जाती है। और फिर इसमें देख लेते हैं खालिस्तान। गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, लू, गर्मी के टाइम में। और फिर आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में अधिक वर्षा होती है, जैसे कि सर्दी के टाइम में। और फिर गुजरात के खालिस्तान वन का निवास है। गुजरात के खालिस्तान वन का निवास है, कौन से वन का निवास है, इसके बारे में बतलाना है। फिर इसमें देखोगे अपने आसपास के वृक्षों पर सूची बनाएं और वनस्पति, जंतु, पक्षियों पर चित्र इकट्ठा करें और उन्हें हम कॉपी पर चिपकाएं। और फिर अपने घर के आसपास पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और कुछ महीने के भीतर ही उन पर परिवर्तन लाएं और उनका अवलोकन करें। क्या आपके आसपास में क्षेत्र में प्रवासी पक्षी आते हैं, उसके पहचानने की कोशिश करें। सर्दी के मौसम में विशेष ध्यान दें। और फिर आप देखोगे बड़ों के साथ अपने शहर, चिड़ियाघर या नज़दीकी वन पशु विहार को देखने जाएं, जहां पर विभिन्न प्रकार के वन्य जीव को ध्यान में रखा जाता है। तो इसके बारे में दिया गया है। हम देखते हैं अब इसमें राज्य और उनकी राजधानियाँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, इसे क्या बोलते हैं, नया रायपुर। गोवा की पणजी है, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की क्या, शिमला, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की क्या, तिरुवनंतपुरम है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की शिलोंग है और मिजोरम की आइजॉल है,
नागालैंड की कोहिमा है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तमिलनाडु की राजधानी आपको मिलेगी चेन्नई है, तेलंगाना की हैदराबाद है, उत्तराखंड की देहरादून है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, त्रिपुरा की अगरतला है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। तो फिर इसमें देखोगे अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली की इसकी क्या है सिलवासा, दमन एंड दीव की दमन है, और इसका लक्षद्वीप की क्या कावरती है, पांडुचेरी की पुदुचेरी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की दिल्ली है। तो फिर इसमें क्या है अगला, तो आज हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी जिसका आज अंतिम पार्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, उसको कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से हमने कक्षा 6 की संपूर्ण एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।